अप्रैल 2022 में वजीर आजम इमरान खान को गैर मुल्की मदाखलत के नतीजे में बज़रिया साजिश एक इंतहाई मुतनाज़े तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से हटाया गया। इक़्तिदार की ये तब्दीली पाकिस्तान की तारीख के तारीख तरीन बाब का नुक्ता आगाज था। हवस इक़्तिदार का ये बदतरीन दौर इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म पामालियों, सियासी इंतकाम और हुकूमत व एस्टैब्लिशमेंट की जाबराना पॉलिसियों पर मबनी है। 25 मई 2022 को फस्ताई हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के एहतजाजी पुरअमन लॉन्ग मार्च पर बर्बरियत का इस्तेमाल किया। आंसू गैस और लाठी चार्ज के बेदरीग इस्तेमाल समेत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं। पार्टी कारकुनान और वर्कर्स के घरों पर छापे मारे गए। हर सू कयामत बर्पा कर दी गई। तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोगों के घरों पर बिलावजह धावा बोलकर उनकी फैमिलीज को दहशतज़दा किया गया और पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं को रात के अंधेरे में अगवा कर लिया गया। आम शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्क की शाहराहें बंद कर दी गईं और महज इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए बुनियादी इंसानी हुकूक को बुरी तरह रौंदा गया। मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी अरशद शरीफ ताकतवर हलकों की मुसलसल धमकियों के बाइस मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। उन्हें कीनिया में जिलावतनी के दौरान गोलियों की बौछार करके शहीद कर दिया गया। एक सच्चे और निडर सहाफ़ी का इस तरह बेरहमाना कत्ल इक़्तिदार पर काबिज गैर जमहूरी गिरोह के सच से खौफसदा होने को दुनिया के सामने बेनकाब कर गया। वजीराबाद में इमरान खान पर एक पुरअमन लॉन्ग मार्च के दौरान कातलाना हमला किया गया, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए, जबकि एक कारकुन शहीद हो गया। ये हमला एक सोची समझी साजिश थी ताकि इमरान खान को रास्ते से हटाकर उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत को रोका जा सके। इक़्तिदार पर मुसल्लत जाबिर टोले ने अपनी बर्बरियत का अमली मुजाहरा करते हुए तहरीक इंसाफ के एक मासूम कारकुन जिले शाह को अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसकी लाश सड़क के किनारे फेंक दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे जिनसी आज़ा समेत जिस्म के 26 मकामात पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तहरीक इंसाफ की पुरअमन रैलियों को बदतरीन फस्तायत का निशाना बनाया गया। साबिक वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर ग्रैंड ऑपरेशन समेत चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए उनकी रिहाइशगाह पर धावा बोला गया। पुलिस जो है वो उनके हाथ है, तमाम कारकुनान जो वो आ चुके हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दूसरी मर्तबा उनकी जान लेने की कोशिश की गई। इस सफाक कार्रवाई का मकसद तहरीक इंसाफ को कमजोर करके अपनी सियासी मुखालफत को खत्म करना था। मई 2023 में अहाता अदालत से इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में शदीद एहतजाज हुआ। हुकूमत और उसके सरपरस्तों ने एहतजाज की आड़ में पहले से तैयार करदा अपने साजिशी मंसूबे की तकमील में अपने लोग पुरअमन मुजाहिरीन में शामिल करके जलाओ, घिराव और पुरतशद्दुद वाक़यात करवाए और तहरीक इंसाफ के खिलाफ झूठा बयानिया गढ़ा कि तहरीक इंसाफ रियासती इदारों पर हमले में मुलव्वस है। तहरीक इंसाफ के 25 कारकुनान को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया। हजारों बेगुनाह अफराद बशमूल खवातीन और बच्चों को झूठे मुकदमात में गिरफ्तार कर दिया गया। फौजी अदालतों में बगैर किसी शफाफ कानूनी अमल के सख्त तरीन सजाएं सुनाई गईं। सिविलियन के इन गैर कानूनी फौजी अदालतों के बहिमाना फैसलों की पूरी दुनिया में मजम्मत की गई। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया गया। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी न सिर्फ मुस्तरद किए गए बल्कि छीने गए। जबरदस्ती पार्टी छुड़वाने समेत उम्मीदवारों और कारकुनों को गिरफ्तार या अगवा कर लिया गया। फरवरी 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली की गई। धौंस, वोट के हेर फेर और नताइज में रद्दोबदल के जरिए तहरीक इंसाफ के अक्सरियत अवामी मैंडेट को रातों रात तब्दील कर दिया गया। 13 एमएलए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक।
احتجاجی مظاہروں کو طاقت کے زور پر دبایا گیا، جس سے عوام کو ان کے جمہوری حق سے محروم کر دیا گیا۔ غیر جمہوری فسطائی حکومت نے تحریک انصاف کے مرکزی دفتر پر حملہ کر کے اسے توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا۔ ریکارڈ کی ضبطگی سمیت ورکرز تک کو گرفتار کر دیا گیا۔ چار اکتوبر 2024 کو اقتدار پر قابض گروہ نے اسلام آباد میں عمران خان کے حامیوں پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ وفاقی دارالحکومت کو سیل کر دیا گیا، موبائل سروسز معطل کر دی گئیں اور پرامن مظاہرین کو شدید آنسو گیس، جسمانی تشدد اور بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بربریت اس بات کا ثبوت تھی کہ حکومت اختلاف رائے کو دبانے کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار ہے۔ 26 نومبر 2024 کو جبری حکومت نے اسلام آباد میں پرامن مظاہرین پر گولیاں چلوا دی۔ نتیجتاً درجنوں افراد شہید ہوئے اور کئی لاپتہ کر دیے گئے۔ شہداء اور زخمیوں کا ڈیٹا ضبط کرنے سمیت اسپتالوں کو خاموش رہنے پر مجبور کیا گیا۔ نہتی عوام کا یہ قتل عام بلا شبہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ عمران خان کو توڑنے اور اصولی موقف سے ہٹانے کے لیے ان پر 200 سے زائد جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے تاکہ انہیں کسی ڈیل کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے نظام انصاف کو ذاتی مفادات کے لیے بے دریغ استعمال کیا گیا، جس نے عدلیہ کے تشخص کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو دوران حراست برہنہ کر کے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جسم کے نازک اعضاء پر بجلی کے جھٹکے دیے گئے۔ سینیٹر اعظم سواتی کی نجی زندگی کی بدترین طریقے سے پامالی کی گئی، جس میں خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے ان کی اہلیہ کے ساتھ ایک خفیہ ویڈیو ریکارڈ کر کے لیک کرنے جیسی شرمناک حرکت شامل ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کے سیکیورٹی گارڈ جاوید علی کو برہنہ کر کے اس کے حساس اعضاء پر اینٹیں لٹکائی گئیں۔ اس کی بیوی اور بچوں کو اغوا کے بعد برہنہ کر کے ویڈیو ریکارڈ کرنے کی دھمکی دے کر جھوٹے بیانات لینے کی کوشش کی گئی۔ اس تاریخ ترین دور میں جس طرح کے جبر و ستم کا خواتین کو سامنا کرنا پڑا، پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ نہ صرف خواتین سیاسی کارکنان کو ہراساں کیا گیا بلکہ غیر قانونی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ معاشرتی اقتدار پیروں تلے رونتے ہوئے انہیں سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ دوران حراست بھی خواتین کو تذلیل، تشدد اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام اقدامات کا مقصد خوف کی فضا پھیلا کر خواتین کو سیاست سے بددل کر کے سیاست میں ان کی شمولیت کو محدود کرنا ہے۔ آزادی صحافت اور آزادی رائے کو دبانے کے لیے پیکا قانون سمیت کئی دیگر سخت اقدامات کیے گئے۔ صحافیوں اور سوشل میڈیا کے کارکنان کو مسلسل ہراساں کیا گیا اور جبری گمشدگیاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ فائر وال کے نفاذ، انٹرنیٹ سلو ڈاؤن اور سوشل میڈیا اپلیکیشنز کو بلاک کر کے آزادی اظہار کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جابر حکومت نہتے عوام پر آنسو گیس، شیلنگ اور لاٹھی چارج سمیت لائیو بلٹس کا استعمال بھی کرتی ہے، جس سے عوام کا اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج اب جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ آج پاکستان مکمل فسطائیت کی زد میں ہے۔ حراستی تشدد، جبری گمشدگیاں، ملک کے مقبول ترین رہنما پر جان لیوا حملے، صحافیوں کا قتل اور دھمکیاں، سیاسی کارکنان کے ماورائے عدالت قتل، خواتین کے حقوق کی منظم پامالی، مینڈیٹ کی کھلی چوری، میڈیا اور سوشل میڈیا پر قدغن، اسلام آباد قتل عام اور سویلینز کے لیے بے رحمانہ فوجی عدالت، یہ سب اس سیاہ ترین دور کی پہچان بن چکے ہیں۔ آج پاکستان میں جمہوریت سسک رہی، عوام بے حال، ادارے بے بس اور انصاف طاقتوروں کا غلام بن چکا ہے۔ آزادی اظہار جرم، سچ بغاوت اور حق مانگنا غداری ٹھہرا ہے۔ ایسے میں ملک کا مستقبل دھندلا چکا ہے۔ 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب وہ ناقابل فراموش لمحات
جب ایک جانب لاہور کی شاہراہوں نے ریاستی بربریت، بدترین آنسو گیس کی شیلنگ، لاٹھی چارج اور گولیوں کی بوچھاڑ دیکھی، دوسری جانب عشق کو زمان پارک کی ڈھال بنے موت کے منہ میں رقص کرتے دیکھا۔ جب ایک جانب پولیس اور رینجرز نے کسی جمہوری اصول اور اقدار کا لحاظ نہ کرتے ہوئے قوم کے ہیرو اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائش گاہ پر دھاوا بول کر رات بھر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے گھر کے اندر شیل برسائے، تو دوسری جانب عمران خان کی جان بچانے کے لیے عوام خصوصاً نوجوانوں نے اپنی جان داؤ پر لگائے رکھی۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی اور قانون کو پیروں تلے روننے کا سلسلہ 9 مئی کے فالس فلیگ سے بہت پہلے کا جاری تھا، اور اس کی بڑی مثال 15 مارچ 2023 کا دن ہے۔ اس دن عوام کے محافظوں نے نہتی خواتین پر گولیاں برسا کر اپنی فسطائیت کو دنیا کے سامنے عیاں کیا۔ عمران خان، تحریک انصاف اور عوام تب بھی انصاف کے منتظر تھے اور آج بھی۔ نہ اس دن کسی عدالت، کسی قاضی، کسی منصف نے نہتی عوام پر ظلم کرنے والوں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والوں سے باس پرس کی، اور نہ ہی آج۔ ہاں، مگر ایک منصفوں کا منصف اوپر بیٹھا سب ضرور دیکھ رہا ہے، وہ جو ظلم کی رسی دراز کر کے اسے مہلت تو ضرور دیتا ہے، مگر مظلوم کی آہ کو رائے گاہ کبھی جانے نہیں دیتا۔ نہ وہ بھولا ہے، نہ ہم بھولے ہیں، نہ ہی بھولنے دیں گے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن جب ریاست اپنے ہی شہریوں کی منشا کی سرکوبی پر اتر آئے، پھر 18 مارچ 2023 جیسے تاریخ دن جنم لیتے ہیں جنہیں بھلا دینا ممکن نہیں رہتا، جو ذہنوں پر عرصہ دراز کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ 18 مارچ 2023 وہ دن تھا جب ایک جانب ملک کے سب سے مقبول رہنما، قومی ہیرو اور سابق وزیر اعظم عمران خان پر جوڈیشل کمپلیکس میں سادہ لباس میں ملبوس نام نہاد نامعلوم افراد کی جانب سے حملے کی کوشش کی گئی، تو دوسری جانب لاہور میں ان کی رہائش گاہ زمان پارک میں پولیس اور رینجرز کی جانب سے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے بدترین توڑ پھوڑ کی گئی۔ کوئی وارنٹ نہیں ہے، کہتے ہیں انکروچمنٹ ہٹانے آئے ہیں، گیٹ توڑے ہیں، لوگوں کے گھروں کے گیٹ توڑے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں جا کے دیواریں ٹاپ رہے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ کوئی کشمیر فتح ہو رہا ہے یا کوئی اسرائیلی فورسز نے پیلسٹائن فتح کر دیا۔ یہ بھائی جنہوں نے یونیفارم پہنے قسمیں کھائی تھی ہماری حفاظت کی، آج انہوں نے ہمارے گھر کے دروازے توڑ دیے ہیں۔ اور وہاں موجود نہتی مظلوم عوام پر بہیمانہ تشدد کیا گیا۔ 18 مارچ کے وہ مناظر یہ قوم کبھی بھول نہیں پائے گی۔ جب قانون کے مطابق عمران خان جوڈیشل کمپلیکس حاضری کے لیے پیش ہونا چاہتے تھے، مگر پوری کی پوری عمارت کو ایک مقتل گاہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جہاں جا بجا سادہ لباس میں موت تعینات تھی۔ اسلام آباد اور گرد و نواح کی عوام کا جم غفیر اس واقعے کا چشمدید گواہ ہے کہ اس روز کیسے جوڈیشل کمپلیکس کی چھت پر سادہ لباس میں ملبوس افراد موجود تھے اور عمران خان کی گاڑی پر پتھراؤ اور شیلنگ کی جا رہی تھی۔ مگر ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر اللہ کی ہوتی ہے۔ اس روز عوام کا جم غفیر عمران خان کی ڈھال بن کر
अपनी जान की परवाह किए बगैर शेलिंग, पथराव और तशद्दुद बर्दाश्त करते हुए इमरान खान का हमसफर बना। उस रोज भी इमरान खान के पास अल्लाह की जात और अवाम का साथ था और आज भी उसके पास वही है। यजीदियत के पैरोकार उस रोज भी तमाम तर ताकत के जोर के बावजूद तन्हा थे और आज भी तन्हा है। 18 मार्च 2023 जैसे दिन साबित करते हैं कि दुनिया की ताकतें खुदा की ताकत के सामने बेबस हैं और खुदा जिसको चाहता है जिंदा रखता है। मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो फिर डर किस चीज का? 12 मार्च 2023 आज से 2 साल कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असेंबली के रुकन अरसलान ताज घुम्मन को उनके घर से चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बगैर वारंट गिरफ्तार किया गया। जुर्म इमरान खान से वफादारी था। एक और साम्राज्य के खिलाफ जंग है, एक और आजादी चाहिए। क्या उस आजादी की तहरीक के लिए जो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने तहरीक चलाई, उसी तरह की तहरीक तुम चलाने के लिए तैयार हो? क्या अपने कप्तान के पीछे खड़े हो? आखिरी दम तक खड़े रहोगे? रिहाई के बाद मुल्क में जारी सियासी हालात और कानून नाफिज करने वाले इदारों के रवैये के बायस अरसलान घुम्मन ने रूपोशी इख्तियार कर ली। बाद अज़ां इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनके खिलाफ ताहयात वारंट गिरफ्तारी जारी की है। अरसलान घुम्मन मुल्क छोड़ने पर मजबूर तो हुए, लेकिन इमरान खान के मुवक्कफ और बयानिए के साथ जुड़े रहे। जलावतनी के दौरान उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ताहम मुख्तलिफ फोरम्स पर अपनी जमात और नजरिए की नुमाइंदगी जारी रखी। अरसलान घुम्मन आज भी इक़्तिदार पर काबिज अनासर के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। घरों में घुस के तशद्दुद किया, बूढ़ी औरतों पे उस्मान डार, उमर डार की वालिदा जो गैर सियासी थी, इलेक्शन लड़ने उतरी, उनका वोट चोरी कर लिया। बहुत सारे हमारे बहन भाई जो इलेक्शन लड़े, उनसे इलेक्शन ना लड़ने के लिए तशद्दुद करवाया गया, पेपर छीने गए, आरओ ऑफिस के बाहर से उनको अगवा कर लिया गया। सियासी इंतकाम का वो सिलसिला जो अरसलान घुम्मन की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था, आज तक थमा नहीं। ये सिलसिला आज भी जारी है और हर उस शख्स को निशाना बनाया जा रहा है जो हक और सच की बात करने की जुर्रत करता है। बर्बरियत को खत्म कराना है, इमरान खान को लाना है। बैरकों में इनको वापस पहुंचाना है, इमरान खान को लाना है। जंगल के बादशाह का जुल्म खत्म कराना है, इमरान खान को लाना है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाना है, इमरान खान को लाना है। 20 मार्च 2023 वो स्याह दिन जब इंसानी हकूक के अलमबरदार कानूनदान और इमरान खान के भांजे हसन नियाजी को तमाम बेबुनियाद सियासी मुकदमात में जमानत के बावजूद इंसाफ और कानून की पामाली करते हुए इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से अगवा कर लिया गया। वो वकील जो अदालतों में इंसाफ की जंग लड़ रहा था, आज के दिन खुद इंसाफ के लिए एक सवालिया निशान बन गया। पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत जो समझते हैं, जो जिहाद समझते हैं पाकिस्तान के लिए, वो कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर भी रह सकते थे, पाकिस्तान आए हैं, अपने लीडर कायद के साथ खड़े हैं, आखिरी दम तक खड़े, क्योंकि हम समझते हैं इमरान खान इस पाकिस्तान को इस दलदल और इस खौफनाक मोड़ से वापस लेके आ सकता। अभी भी टाइम है। जुर्म इमरान खान के साथ वफादारी और इंसाफ के साथ वाबस्तगी था। हमें
حق اور سچ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. ہم یہاں سے پیدل مارچ کریں گے, اپنے قائد کے لیے کریں گے. وہ اس ملک کی آخری امید ہے. حسان نیازی کی عمران خان کے نظریے کے ساتھ وابستگی ہر رشتے سے بالا تر تھی. یہ چاہتے تھے انصاف کریں گے, حملہ کریں کسی طرح, لیکن کارکن یہ ہونے نہیں دیں گے. آتے ساتھ ہی نہتے کارکنوں پہ پوائنٹ بلینک ایس پی نے ربر بلٹ فائر کر دی. تحریک انصاف کے دور اقتدار سے قبل وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور انصاف لائرز فورم کا حصہ رہے. اغوا کے وقت وہ عمران خان کے فوکل پرسن برائے قانونی امور تھے. ہراسگی اور فسطائیت کا سلسلہ یہاں تھما نہیں. بعد ازاں 9 مئی فالس فلیگ میں جناح ہاؤس پر حملے کے بے بنیاد الزام میں حسان نیازی کو گرفتار کر کے ملٹری کسٹڈی میں لے لیا گیا. میں نے کہا میں تمہارے لیے بہت دعا کرتی ہوں, اور اس سے فوجیوں کے ساتھ جا رہا تھا چل کے گھیرے میں. اس نے مجھے جاتے جاتے کہا اور میں عمران خان کے لیے دعا کرتا ہوں. جہاں انسانی حقوق کے علمبردار وکیل کو بغاوت کا مجرم ٹھہراتے ہوئے غیر قانونی فوجی عدالت سے بنا شفاف ٹرائل 10 سال قید بامشقت کی سخت سزا دلوائی گئی. حسان نیازی آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے, مگر آج بھی عمران خان کے انصاف کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے. آج بھی اپنی ناجائز سزا پر رحم کی اپیل کی بجائے وہ انصاف کا متلاشی ہے. حسان نیازی نے ثابت کیا کہ سچ قید تو ہو سکتا ہے مگر سرنگوں نہیں ہو سکتا. انسانی حقوق کے علمبردار قانون دان اور عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو تمام بے بنیاد سیاسی مقدمات میں ضمانت کے باوجود انصاف اور قانون کی پامالی کرتے ہوئے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سے اغوا کر لیا گیا. وہ وکیل جو عدالتوں میں انصاف کی جنگ لڑ رہا تھا آج کے دن خود انصاف کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گیا. پاکستان کے لیے اپنی خدمت جو سمجھتے ہیں, جو جہاد سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے وہ کر رہے ہیں. پاکستان سے باہر بھی رہ سکتے تھے, پاکستان آئے ہیں, اپنے لیڈر قائد کے ساتھ کھڑے ہیں, آخری دم تک کھڑے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں عمران خان اس پاکستان کو اس دلدل اور اس خوفناک موڑ سے واپس لے کے آ سکتا. ابھی بھی ٹائم ہے. جرم عمران خان کے ساتھ وفاداری اور انصاف کے ساتھ وابستگی تھا. ہمیں حق اور سچ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. ہم یہاں سے پیدل مارچ کریں گے, اپنے قائد کے لیے کریں گے. وہ اس ملک کی آخری امید ہے. حسان نیازی کی عمران خان کے نظریے کے ساتھ وابستگی ہر رشتے سے بالا تر تھی. یہ چاہتے تھے انصاف کریں گے, حملہ کریں کسی طرح, لیکن کارکن یہ ہونے نہیں دیں گے. آتے ساتھ ہی نہتے کارکنوں پہ پوائنٹ بلینک ایس پی نے ربر بلٹ فائر کر دی. تحریک انصاف کے دور اقتدار سے قبل وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور انصاف لائرز فورم کا حصہ رہے. اغوا کے وقت وہ عمران خان کے فوکل پرسن برائے قانونی امور تھے. ہراسگی اور فسطائیت کا سلسلہ یہاں تھما نہیں. بعد ازاں 9 مئی فالس فلیگ میں جناح ہاؤس پر حملے کے بے بنیاد الزام میں حسان نیازی کو گرفتار کر کے ملٹری کسٹڈی میں لے لیا گیا. میں نے کہا میں تمہارے لیے بہت دعا کرتی ہوں, اور اس سے فوجیوں کے ساتھ جا رہا تھا چل کے گھیرے میں. اس نے مجھے جاتے جاتے کہا اور میں عمران خان کے لیے دعا کرتا ہوں. جہاں انسانی حقوق کے علمبردار وکیل کو بغاوت کا مجرم ٹھہراتے ہوئے غیر قانونی فوجی عدالت سے بنا شفاف ٹرائل 10 سال قید بامشقت کی سخت سزا دلوائی گئی. حسان نیازی آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے, مگر آج بھی عمران خان کے انصاف کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے. آج بھی اپنی ناجائز سزا پر رحم کی اپیل کی بجائے وہ انصاف کا متلاشی ہے. حسان نیازی نے ثابت کیا کہ سچ قید تو ہو سکتا ہے مگر سرنگوں نہیں ہو سکتا. آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے, میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے. آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے, میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے. یہ سچ ہے کہ ہتھیار کے بلبوتے پر آدمی نادر و چنگیز تو بن سکتا ہے. ظاہری قوت و سطوت کی فراوانی سے لینن و ہٹلر و انگریز تو بن سکتا ہے. سخت دشوار ہے انسان کا مکمل ہونا, حق و انصاف کی بنیاد پہ افضل ہونا, حق و انصاف کی بنیاد پہ افضل ہونا.
हंस तो सकते हो गिरफ्तार तो कर सकते हो आज भी मेरे ख्यालों अनगिनत रूहों की फरियाद है शामिल इसमें सिसकियां बन के धड़कते हैं कई दिल इसमें तहनशी मौज ये तूफान बनेगी एक दिन ना मिलेगा किसी तहरीक को साहिल इसमें इसकी अलगार मेरी जात पे मौकूफ नहीं इसकी गर्दिश मेरे दिन रात पे मौकूफ नहीं तुम हंसोगे कि ये कमजोर 2 साल से मिलिट्री तहवील में बहादुरी से जेल काटता ये शेर दिल जो न सिर्फ मुहिब वतन सियासी शऊर का हामी एक नौजवान है बल्कि खुद इंसानी हुकूक का अलमबरदार और एक इंतहाई काबिल और आला तालीम याफ्ता कानूनदान भी। हसन न्याजी का कसूर भी रिजीम चेंज के बाद मुक़य्यद सैकड़ों नौजवानों की तरह एक बेहतर पाकिस्तान का ख्वाब देखता है, एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब जहां जमहूरियत पनपती हो, जहां सोचो फिक्र पर कोई पहरे न हो, जहां आवाज़ हक बुलंद करने पर जहर के प्याले न हो। हसन न्याजी तमाम इंसानी हुकूक की पामाली के साथ बदतरीन कैद काट रहा है मगर वक्त के यजीद के सामने झुकने से इनकारी है। हसन न्याजी तेरी जुर्रत तेरी बहादुरी को सलाम। तेईस मार्च 2023 वो स्या दिन जब इमरान खान के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अजहर मशवानी को सिर्फ सच बोलने और सोशल मीडिया पर इमरान खान की आवाज बनने के जुर्म में अगवा किया गया। आठ दिन तक इन्हें नामालूम मुकाम पर कैद रखा गया। ये उस स्या दौर का आगाज था जब सच बोलना बगावत और हक का दिफा जुर्म बन चुका था। मैं उनको बार बार ये कहता था कि यार किस कानून के तहत आपने मुझे रखा हुआ, कैसे आप मुझे रख सकते हैं। 24 घंटे गुजर गए, फिर 48 घंटे, 96 आवर्स, 8 दिन तक मुझे रखा रहा, 8 दिन 8 रातें। तो मैं बार बार उन्हें ये कहता रहा था यार मुझे कोर्ट में प्रेजेंट करो ना, कोई मेरे खिलाफ चार्ज शीट है, FIR है, किस बेसिस पे आपने मुझे रखा हुआ है और इंक्वायरी किस चीज़ की कर रहे हो मुझसे। लेकिन वो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था क्योंकि कुछ था ही नहीं मेरे खिलाफ। जहां सच्चाई का रास्ता इख्तियार करने वालों के लिए जबरी गुमशुदगियां और इज्तिमाई सजाएं मुकद्दर बना दी गई। बादअज़ां 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में एक बार फिर मशवानी खानदान जुल्म की भेंट चढ़ाया गया। 3 बार इनके घर पर छापे मारे गए। अजहर की गैर मौजूदगी में उनके 73 साला वालिद को और बड़े भाई प्रोफेसर ज़हूर मशवानी को अगवा कर लिया गया। रमजान हो, ईद हो, मुहर्रम का मुबारक महीना हो, फादर्स डे हो, बच्चे सवाल करते हैं, अपने वालिद को याद करते हैं, अपने वालिद का इंतजार करते हैं। हैप्पी बर्थडे बाबा। आज हमारे बाबा की बर्थडे है, हमारे बाबा हमारे साथ नहीं है। अब हम लोग बस करते कि जो हमारे बाबा को लिख के हम वापस लिए हैं। आज हमने बाबा के लिए प्रेजेंट्स लिए हैं, हम अब प्रेजेंट्स किसको दें। हमारे पास बाबा ईद तक नीचे और अभी भी हमारे साथ उनकी बर्थडे वाले दिन भी वो हमारे साथ नहीं है। हम उनको बहुत मिस करते हैं। हमने उनके इतने ज्यादा प्रेजेंट्स दिए, अब हम किसको प्रेजेंट्स देंगे, हम किसको आई लव यू बोलेंगे, किसको हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। वालिद की तो बिगड़ती सेहत के बायस 3 दिन बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन उनके भाई प्रोफेसर ज़हूर को 145 दिन तक बिला जवाज कैद में रखा गया। I don't know how, but they took Dadabu with them. They had big guns. They were in normal clothes, and some were in army clothes. मगर जुल्म का ये सिलसिला यही नहीं रुका। 6 जून को प्रोफेसर ज़हूर और प्रोफेसर मजहर मशवानी को एक बार फिर उनके घर से अगवा किया गया। 92 दिन बगैर किसी जुर्म, बगैर किसी मुकदमे के इन्हें जबरी लापता रखा गया, सिर्फ इसलिए कि इनका भाई अजहर मशवानी तमाम तर दबाव, धमकियों और जुल्म के बावजूद हक कोई से पीछे हटने पर आमादा न था। मैंने घर वालों की हालत देखी, अपने फादर की, अपनी वालिदा की, अपनी वाइफ की, सिस्टर्स की, सारे PTI सपोर्टर्स की। उन्हें 8 दिन तक पता ही नहीं था कि मैं ज़िंदा हूँ, मर गया हूँ। कोई कहते हैं तालिबान के हवाले कर दिया, कोई कहते हैं क्या कर दिया, कोई कहते हैं मार के फेंक दिया होगा अरशद शरीफ की तरह। तो उन पे जो गुजरी है तो दैट इज़
अनएक्सप्लेनेबल। मिलाखिर अजहर को तोड़ने की कोशिश में नाकामी के बाद 6 सितंबर की रात 2 बजे दोनों मासूम शहरी रिहा कर दिए गए। लेकिन ये सवाल है कि कौन सा कानून, कौन सी अदालत मशवानी खानदान की मजमूई तौर पर 340 दिन की जबरी गुमशुदगी की अजियत, तकलीफ और इज्तिमाई सजा का अजाला करे। मैं पास नहीं था, शी वाज वेरी वेरी क्लोज टू मी, तो यही इन्हीं चीज़ों की वजह से उन्हें स्ट्रोक हुआ। वो तहज्जुद के लिए वज़ू कर रही थी, शी वाज इन द वॉशरूम, और वो वॉशरूम के दरवाजे पे लातें मारते रहे कि इसको खोलें। 9 मई के बाद सियासी और सोशल मीडिया के कारकुनान और उनके खानदानों से जो वहशियाना सलूक रवा रखा गया वो न कानून के दायरे में आता है, न ही इखलाकियात उसे जवाब दे सकती है। अजहर मशवानी का खानदान जो दरस व तदरीस जैसे मुकद्दस पेशे से वाबस्ता रहा, इस कड़े इम्तिहान में सब्र व इस्तिकामत की मिसाल बन गया। आज हक की हिमायत, आईने पाकिस्तान से वफादारी और इमरान खान का साथ देना इनका सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है। अजहर मशवानी ने हर किस्म की फिस्तायत, जबर और धौंस का खंदा पेशानी से सामना किया, मगर जानलेवा धमकियों और मुसलसल खतरात ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपनी धरती, अपने घर और अपने खानदान से दूर परदेस हिजरत कर जाए। मगर वो आज भी अपने वतन, अपने नजरिए और अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये कहानी महज एक फर्द की नहीं, ये पाकिस्तान में जारी फिस्तायत और आज़ादी इजहार पर कदगन की तल्ख दास्तान है। मगर जुल्म का ये बाब ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। तारीख गवाह है, हक की राह के मुसाफिर आखिरकार सुरखरू होते हैं। फनकार है तो हाथ पे सूरज सजा के ला, बुझता हुआ दिया न मुकाबिल हवा के ला, दरिया का इंतकाम डबोदे न घर तेरा, साहिल से रोज रोज न कंकर उठा के ला। ये है मसलके इश्क सूली पे चढ़कर, अना अल हक पुकारे चले जा। किसे मालूम था कि पाकिस्तान में सियासत करने का शौकीन, कारोबारी पसे मंजर से ताल्लुक रखने वाला लाहौर का एक नौजवान अज़्म व इस्तिकामत और नजरिए से इश्क का एक ऐसा इस्तारा बन जाएगा कि जिसको तारीख कभी फरामोश नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद का बाब इबाद फारूक के जिक्र के बगैर अधूरा है। एक नौजवान जिसने सियासत में कदम रखा और फिर अपनी इस्तिकामत से अम्र हो गया। मियाँ इबाद फारूक को 9 मई के बोगस मुकदमे में कैद 2 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। उनकी ये कैद इसलिए भी अजियत की आखिरी हदों को छू रही है क्योंकि वो किसी सिविल जेल में नहीं बल्कि गैर कानूनी तौर पर मिलिट्री की तहवील में है, जहां पर उनको और उन जैसे दीगर बेगुनाह सिविलियंस को शफाफ ट्रायल का कोई हक मौजूद नहीं। इस तवील अरसे के दौरान मियाँ इबाद फारूक का नन्हा मासूम बेटा अम्मार फारूक सितंबर 2023 में बाप से जुदाई के गम में इस दुनिया से चल बसा। इबाद फारूक ने गम से निढाल हथकड़ियों में जकड़े अपने खोशाए जिगर का जनाजा पड़ा, मगर सलाम है उस नौजवान की इस्तकामत को जो बेटे की मौत के बावजूद हक पर डटा रहा और बातिल के सामने झुकने से इनकारी है। इमरान खान के नजरिए की सच्चाई ने पाकिस्तान के आम नौजवान को ये ताकत बख्शी है कि वो हर जबर सब्र से बर्दाश्त करने को तैयार हैं, मगर वक्त के फिराउन के सामने सरनिगू होने को नहीं। इबाद फारूक, तुझे सलाम। May 2023. Was it a protest that spiraled out of control or a well-rehearsed script written in the shadows of power? The nation watched in disbelief as Imran Khan, Pakistan's most popular political leader, was dragged from court by paramilitary forces. Unconstitutional, violent, deliberate. Not an arrest, a trigger. And then, like clockwork, law enforcement disappeared. No police lines, no barriers. In Lahore, the Corps Commander House, now famously known as Jinnah House, one of the most secure military zones, was left unguarded. Protesters were not stopped, they were led. Plainclothes agents were seen directing mobs. Those who incited violence vanished. It wasn't a lapse, it was a trap. मेहरबानी करके अंदर जा
करके वापस आइए। हमने तो पुरअमन प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। कुछ शर्त पसंद अनासर किधर से आए हैं, कैसे आए हैं, अगर गए वो गलत गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद बार बार अनाउंस कर रही थी कि हमने अंदर नहीं जाना, हमने पुरअमन एहतजाज करना है। वो कह रही है कि आप कोर कमांडर हाउस में एंटर होने की कोशिश ना करें। जी प्रोटेस्ट है अपना, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि हमने तो हमारा मुल्क है। जी हमें पता है। मीडिया के कारकुन ये देखें, ये पुलिस वाला है, इसके हाथ में पुलिस का डंडा है। और ये पुलिस वाला डंडा लेके गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है। पुलिस का मुलाजिम है। ये सिविल कपड़ों में आर्मी के लोग ये उतर के सिविल कपड़ों में, ये देखें, ये उतर के ये ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं। ये गाड़ी है, इन्होंने सिविलियन कपड़ों में लोगों को उतारा है, ठीक है, ताकि इनको पर लगे कि ये आर्मी नहीं है, ये आम आवाम है जो खराब कर रही है। ये देखें जी, ये बाद में पीटीआई बदनाम होती है। सामान उठा कौन रहा है, जला कौन रहा है, बाद में बदनाम पीटीआई होती है। ठीक है, ये देखें जी, ये आग लगा रहे हैं आपके सामने। ये तोड़ रहे हैं सारे गमले पौधे। क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे तासुरात आप बताएं तो सही। क्या तासुरात है आप अवाम को देख नहीं, आप बताएं ना। अंदर यूं तो कौन है? एहतजाज खराबी मैं आपको कह रहा हूँ कि खान का मैं कंट्रोल हूँ भाई। एस्टेब्लिशमेंट का बंदा काम चलती हुई जा रही है। ये सिविल वर्दियों में कुछ लोग जा रहे हैं। ये यहाँ पे पीछे वो आपको नज़र आ रहा होगा, एक गाड़ी है आर्मी की। ये इनमें से उतरे हैं, ये वहाँ से उतरे गाड़ी से। ये 25 लोग हैं, ये सिविल में हैं। अब ये अंदर घुस रहे हैं हमारे अवाम के अंदर, और वहाँ पे जाके देखिए क्या करते हैं। यानी ये अवाम के अंदर घुस के अवाम की तरफ से सिविल कपड़ों में है ना। What followed was not a legal response, it was a purge. Within hours, the media declared BTI a terrorist outfit. एहतजाज की आड़ में रियासत पर हमला, शरपसंदों ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर धावा बोल दिया। तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने पेशावर के खिलाफ बाला हिसार को मैदान जंग बना दिया। Selective footage, no context, no trials, only rage and repression. Thousands of arrests, no warrants, no trials, no justice. Women dragged from their homes. Senior citizens like Rehana Dar humiliated. Cancer patient Dr. Yasmin Rashid caged like a criminal for demanding due process. On the pretext of May 9th, all hell broke loose on BTI. Mass raids swept across the country. Mass arrests filled jails beyond capacity. Enforced disappearances became the new norm. BTI was treated not as a political party, but as a terrorist outfit. The worst human rights violations in recent memory unfolded in silence. Pillars of the state, judiciary, media, law enforcement were made to compromise or collapse. It wasn't justice, it was vengeance. No law at work, just pure retaliation. And then came the darkest turn. Military courts for civilians, trials held in secrecy, no legal counsel, no public record. Verdicts announced in whispers, sentences delivered in silence.
Young PTI workers handed over to military custody. Many returned broken. Others never came back. And yet, despite the cruelty, the censorship, the fear, PTI survived. Because May 9th wasn't a failure of the people. It was an engineered event to silence the people. Just ahead of the second anniversary of the May 9th false flag, the Supreme Court's constitutional bench, formed under the contentious 26th Amendment, has overturned the October 2023 verdict, now legitimizing military trials of civilians. Civilian supremacy stands gravely undermined. The real questions no one in power can answer. Where is the CCTV footage of May 9th? Why is it still missing? Why won't the state present it in open court? Why was Imran Khan arrested inside the court like a criminal on that specific day? What was the real objective? Who ordered the police to withdraw from Lahore cantonment? Why were the most restricted zones left wide open? Who killed the PTI workers that day? Why are only PTI supporters dead yet accused of being terrorists? Why were courts attacked by the state itself yet no outrage over that violation? Why is the sanctity of a military building more sacred than the sanctity of justice? Why are civilians tried in military courts in violation of international and constitutional norms? Why is the state hiding from the public? Why were those who left PTI immediately forgiven even if they were present at the scene? And why do peaceful leaders with no involvement remain jailed to this day? The false flag that failed. If this were justice, there would be evidence. If this were accountability, there would be fair trials. If this were democracy, there would be transparency. Instead, it was a false flag operation, a stage built to dismantle the most popular political force in the country. May 9th wasn't about national security, it was about political control. But the people saw through the script. On February 8th, they voted against the lie. They chose Imran Khan even in his absence. They rejected the puppets and those pulling the strings. But the regime still clings to power, blind to the truth. Pakistan has changed. Its people now know the difference between rebellion and resistance, between justice and manufactured chaos. History is watching, and history will not forgive. पच्चीस मई 2022 मुल्क की तारीख का वो ज़िया तरीन दिन जब फस्तायत की गहराइयों की जानिब हमारे सफर का आगाज हुआ। तहरीके इंसाफ की हुकूमत के 3.5 साल के दौरान पीडीएम ने 3 लॉन्ग मार्चेस किए जिनकी राह में कोई रुकावट न डाली गई, मगर तहरीके इंसाफ पर रियासती जबर के पहाड़ तोड़ दिए गए। रात गए घरों पर धावा बोला गया। अभी रात को 2 बजे पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे, और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ है, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया। और तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान और कारकुनान को अगवा किया गया। ये हमारा घर टाप रहे हैं। अंदर आएंगे ना तो बहुत बुरा होगा, ये मैं आपको अभी से बता दूं। लेकिन आप किस राइट से अंदर आ रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं ना। चले बुला ले, आप लोग आए। ये देखें रात के इस टाइम ये आए हैं, बच्चे सोए हुए हैं। इसके बाद जो भी इस्लामाबाद पहुंचा उसे आंसू गैस, रबड़ की गोलियों और पुलिस के हाथों पूरी वहशत और बर्बरियत से कुचला गया। ये सब ये मेरे यहाँ पे शेल लगा है जी, सीधा उन्होंने शेल जो है बजाय के ऊपर प्रोजेक्टाइल बना के फेंके हैं,
सीधा वो हमारे चेहरों के ऊपर पॉइंट करके शेल फेंक रहे हैं। अवाम पीछे हज़ारों हैं और पुलिस जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कहने पे जबर पे उतर आई है। हद तो ये खवातीन और बच्चों को भी ना बख्शा गया। जो दहशतगर्द होते हैं किसी जगह के ऊपर कोई शहरियों को या लोगों को यरगमाल बना लेते हैं, ये उनको वो करने के लिए, बेहोश करने के लिए या उनको काबू करने के लिए ये चीज़ की जाती है, जो कि इस इमरान खान के इस जो लॉन्ग मार्च है इसमें आम लोगों के ऊपर हमारे ऊपर इस्तेमाल किया गया है। तो ये चीज़ ये बैलेट गन्स हैं कश्मीर के अंदर इंडियन फोर्सेस कश्मीरियों के ऊपर यूज़ करती है और यहाँ पर हमारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने हमारे लोगों के ऊपर अपने पाकिस्तानियों के ऊपर इस्तेमाल किया है। गुमा था कि शायद ये जुल्म यहीं तक महदूद रहेगा, मगर ये तो सिर्फ नुक्ता-ए आगाज साबित हुआ। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वफाकी सतह की वाहिद सियासी जमात को बिला खौफ एहतसाब पूरी शिद्दत से रियासती जबर के निशाने पर रख लिया गया है। ये सब तहरीके इंसाफ नहीं बल्कि हमारी जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। बराह रास्त हमसे हमारी आजादी छीनी जा रही है, ताहम हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की ये कोशिश नाकाम हो। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्ल बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे कि दबाओ तो दबाए न बने। तेरा मेरा जिगरिया जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जागी हुई कौम, जऊर वाली कौम, कौम जिसमें बेदारी आ जाती है, वो ही कौम अपनी हकीकी आजादी को छीनती है। September 2024, two Pakistani professionals, Mohammad Junaid Jahangir and Syed Salman Raza, disappeared without a trace in the United Arab Emirates. They weren't fugitives, they weren't criminals. They were simply young men living and working legally far from home. Their mistake, once lending their skills to the digital team of former Prime Minister Imran Khan, a political association that has now cost them their freedom. Since then, families have been left in anguish carrying the unbearable silence of empty homes. Parents wait in endless hope for their sons. Siblings live each day with a void that cannot be filled. For one long year, these men have been kept in detention by UAE authorities, reportedly at the request of Pakistan's powerful military establishment. No charge sheet, no court hearing, no legal defense. This is more than unlawful detention. It is the export of political persecution, a chilling example of transnational repression. Pakistan, under Asim Munir's law, is persecuting its own people on its own soil, and now that repression has reached abroad. If justice means innocent until proven guilty, why are these two men treated as though the verdict is already written? Where is the evidence? Where is the trial? Why are lawyers kept out? Why are families shut out? What court declared them guilty of anything at all? And then comes the larger question. On the pretext of false claims from Pakistan's fascist regime, how can the UAE justify detaining them? Isn't the UAE renowned worldwide for its rule of law and security the very reason these victims left their homeland to seek safety abroad? Then on what grounds are they abducted here, cut off from their families, stripped of legal counsel, and denied even the right to a trial? Is this what international cooperation now means?
the outsourcing of repression, this is not just about Junaid and Salman. It is about the right to dissent, the right to speak, the right to live without fear of invisible chains. We urge human rights defenders, legal watchdogs, and voices of conscience across the globe, stand up, demand answers, demand justice. Because every day of silence deepens the injustice. The world must decide, will it look away or will it speak for the voiceless? More than 500 days of unjust imprisonment in a foreign land. No formal charges. No trial. Junaid and Salman have been held in prison in the United Arab Emirates for over 500 days. No clear accusations. No open judicial proceedings. Their arrest was carried out at the request of ASIM-led security agencies. When governments pursue critics beyond their borders, it is no longer just politics. It becomes cross-border repression. Transnational repression is not just about two individuals. It raises serious questions about the integrity of the global justice system. Silence strengthens oppression. Raise your voice. Because when injustice crosses borders, the struggle for justice must be borderless too. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। अरशद शरीफ का सलाम। अरशद शरीफ का सलाम। अरशद शरीफ का सलाम। 23 अक्टूबर 2022 वो अंदोहनाक दिन कि जब सच बोलने की पादाश में पाकिस्तान और सहाफत से जनून की हद तक इश्क करने वाले काबिल और फर्ज शनास अरशद शरीफ को मुल्क से कोसों दूर दयार गैर में बेयारो मददगार गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतरवा दिया गया। कोई नहीं जानता अरशद शरीफ का आखिर क्या जुर्म था जिसकी सजा सिर्फ मौत ही थी। वो कौन सा सच था जिसको बोलने की ना कोई मुआफी थी ना मदावा। बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। पाकिस्तान में रजीम चेंज के बाद जब आज़ादी सहाफत का गला घोंटने का आगाज हुआ और सहाफ़ियों पर उनके ही मुल्क की सरजमीन सिर्फ इसलिए तंग कर दी गई क्योंकि वो अपने पेशे से वफादारी की ख्वाहिश रखते थे, उन्हीं बदकिस्मत दिनों में सब्ज पासपोर्ट पर फख्र करने वाला अरशद शरीफ मुल्क बदर होकर दर दर की ठोकरें खाता रहा। उसे अपनी पाकिस्तानियत पर इतना भरोसा था कि अपने दीगर साथियों के बरक्स जेब में ना अमेरिका का वीज़ा ना बरतानिया का पासपोर्ट। वो शायद भूल गया था कि जिस झंडे को वो सीने से लगाए लगाए फिरता है उसी के बारे में फैज़ ने कहा था कि निसार मैं तेरी गलियों पे कि ऐ वतन जहां
चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर बचा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। अरशद शरीफ की अलमनाक मौत को 3 बरस गुजर गए, मगर उसका खानदान इंसाफ का मुंतजर है। शायद अरशद के कातिलों को सब जानते हैं, मगर फिर भी कोई उसको इंसाफ नहीं दिलवा सकता। हम अगर इतना जरूर है कि अरशद शरीफ को दफन करके बादशाह तारीख में हमेशा के लिए नंगा हो गया। अरशद शरीफ के खून से जिस सच की ताकत को मिटाने की कोशिश की गई, वो सच कहने का हौसला आज कौम के हर नौजवान के जहन में तड़प रहा है। कौम ना अरशद शरीफ का कत्ल भूलेगी और ना उसके कातिल। और एक दिन आएगा जब अरशद शरीफ के खून का हिसाब होगा। एक दिन आएगा जब जमीनी खुदाओं का जवाल होगा, क्योंकि खून कभी रायगा नहीं जाता। खून तो फिर खून है, टपकता है तो जम जाता है। मेरे जिंदान के साथी कहीं तुम भूल ना जाना, अजियत के कटहरों में जो हमने दिन गुजारे थे। वो मैदानों की जब हम जंग ऐवानों में हारे थे, अदू की सफ में खुद जिस दम खड़े मोहसिन हमारे थे। अगर आजाद दुनिया की तरफ जाओ तो आ जाकर हमें दिल के निहा खानों से अक्सर मत हटा देना। हमारे इंतजारे आरज़ू का आज़म का किस्सा उधर जाकर सुना देना। सभी को ये बता देना, वहाँ पर दूर पिंजरों में कुछ ऐसे लोग बसते हैं जो हक के मार्कों के वास्ते हर दम तरसते हैं। वो सब रहमान के बंदे, अजम की आँख के तारे, वो सब ईमान के साथी, अरब के वो गोहर पारे, जिन्हें दश्तों जबल ने अज़्म के पैकर में ढाला था, जिन्हें मालिक ने कितनी भट्टियों से चुन निकाला था। वो जिनके सोज में इखलास के सागर छलकते थे, वो जिनकी आँख में उम्मीद के जुगनू चमकते थे, जो दिन रोजे से रहते थे, गमे शब हंस के सहते थे। हमारा रब है एक अल्लाह, बस ये बात कहते थे। हमारे दिल के टुकड़े उनके आगे पेश कर देना, दुआओं से हमारी उनके दामन खूब भर देना। उन्हें ये भी बता देना जो हम इस राह पे निकले, सिवाय दर्द उम्मत के हमें दरपेश गम ना थे। मेरे जिंदान के साथी कहीं तुम भूल ना जाना, अजियत के कटहरों में जो हमने दिन गुजारे थे। 3 मौकों पर खास तौर पे मैंने उनको अपसेट देखा विद द प्रोसिक्यूशंस। जब जिले शाह का मर्डर हुआ तो बहुत अपसेट हुए। दैट वाज एन अपसेटिंग मोमेंट फॉर हिम व्हिच आई सॉ। जिस्मों से निकल के खून कहे, खासा की खातिर जान भी देने को तैयार। एक मलंग, एक दरवेश, एक स्पेशल पर्सन, जिससे वो सारे मेरे घर के बाहर जो कैंप लगा हुआ था सब जिससे प्यार करते थे, जिसके पास प्यार के अलावा था ही कुछ नहीं, उसको प्यार में लोग जिले शाह कहते थे। इन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 26 जगह इन्होंने उसको तशद्दुद किया और उसको मारा। उसके जो जख्म थे वो सारे सोशल मीडिया पे थे और जिले शाह को इन्होंने मार के सड़क के किनारे फेंक दिया। ना ये मैं कभी भूलूंगा, ना ये कौम कभी आपको माफ करेगी। मौला मेरे मौला
मुझे भूलने न देना, ये यकीन ये लगन मुझे भूलने न देना। मौला मेरे मौला मुझे भूलने न देना। मौला मेरे मौला मुझे भूलने न देना। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। खासा की खातिर जान भी देने को तैयार। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मेरे पास जो डिटेल, उसको 26 इंजरीज, 26 तशद्दुद के निशानात थे उसके जिस्म के ऊपर। उसके सर के ऊपर बाकायदा किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट यानी किसी डंडे से उसको जोर से उसके सर पे मार के दिमाग के अंदर उसके खून बहना शुरू हो गया था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। जो जिस्म के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, खास तौर पे पेट के एरिया में, तो उसकी वजह से उसकी तिल्ली और उसका जो जिगर था वो भी फट गया। उसकी वजह से वो बेचारा बच्चा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Today, as womanhood is celebrated worldwide, in Pakistan, this day serves as a painful reminder of the relentless persecution women have endured over the past 3 years. Despite being a nation founded on Islamic principles, the treatment of women stands in stark contrast to the teachings of Islam. Their only crime is having the courage to speak up for their democratic and human rights. ये पानी फेंक दिया गया, ये प्रेशर के साथ ये भगा दिया। बाकी इतनी उन्होंने केमिकल डाला, वो इतनी जोर से चुभ रहा है इस वक्त। ये अभी हम अपने पुरअमन धरने में बैठे हुए थे और खान साहब के लिए उसकी बहनों की आज मुलाकात का दिन था। आपको किसने पकड़े मारा? तो पुलिस ने एक पुलिस वाले ने पकड़ा, दूसरे ने मारा। मैं चीखती चिल्लाती रही हूँ। ये देख लें जी, ये From being dragged through the streets to suffering wrongful imprisonment, Pakistani women have faced unspeakable injustices. The cruelty knows no bounds. Even a pregnant woman had been subjected to such brutal oppression that she lost her unborn child. इनको पता भी था कि मैं उधर से गायब हो गया हूँ। घर जाके इन्होंने मेरे घर का ऊपर वाला पोर्शन का दरवाजे तोड़े हैं। तो मेरी मिसेज ने देखा कि ऊपर शोर हो रहा है और बाहरी गली में शोर हो रहा है, तो मैं देखूं क्या हुआ है। इन्होंने लाइट भी घर की ऑफ की हुई थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो इन्होंने आगे से धक्के दिए और उनका मिसकैरेज हो गया। बच्चे वाला हादसा किया। मैं तो इसे कत्ल को बोलूंगा, इन्होंने कत्ल किया बच्चे का। उन्होंने मेरी बहन
ये तो हमने जाकर इन्होंने पैरों से ना पकड़ा था. Scores of women remain unjustly detained as political prisoners, while even the wife of a former prime minister was subjected to humiliation within the courts and behind prison walls. Yet, in the face of such cruelty, those who claim to champion women's rights remain silent. Their indifference is betrayal, but history will remember. The resilience of these women will outshine the silence, and justice will prevail.